एक अजीब सा लगाव है मुझे इस चांद से। जिस दिन चांद नहीं निकलता ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है। जब माँ छत पर नहीं आने देती तब लगता है कुछ तो छूट रहा है। जब जब इस चांद को देखती हूँ दिल में बड़ा ही सुकून उतर जाता है। नैना चांद को देखती रहती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। इतने में ही पीछे से रामेश्वरी भागकर आती है और गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें सिलाई करने को कहा था और तुम यहाँ छत पर आकर ये चांद देख रही हो। अरे सिलाई कौन करेगा, तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी क्या? रामेश्वरी नैना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए छत से ले जाती है। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा मत करो माँ, छोड़ दो मुझे, मन नहीं है आज मेरा काम करने का। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, जाकर जल्दी से साड़ी की पूरी कढ़ाई का काम कर। मुझे कल ठकुराइन को जाकर देना है। परसों ठकुराइन के यहाँ पूजा है और वो पूजा में वही साड़ी पहने की। मैंने तुम्हें ये साड़ी 3 दिन पहले लाकर दी थी और अभी तक तुमने ये साड़ी का काम पूरा नहीं किया। माँ मैं 3 दिनों से लगातार तीनों समय ये कढ़ाई का काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कढ़ाई पूरी ही नहीं हो पा रही है। माँ मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है, मैं ये काम कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। नहीं, मुझे ठकुराइन ढेर सारे पैसे देगी, इसलिए तुम्हें ये काम आज रात ही खत्म करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुझे जो करना पड़े। माँ अभी रोशनी नहीं है, इतने अंधेरे में भला कैसे काम कर सकती हूँ? तुम हर वक्त चांद को देखती रहती थी ना, तो जाओ चांद की रोशनी में बैठकर पूरी रात ये कढ़ाई का काम करो और मुझे सुबह होते होते ये पूरी कढ़ाई का काम चाहिए। इतने में ही घर से सौम्या बाहर आई। माँ मैं तो कहती हूँ इसे घर से क्यों नहीं निकाल देती हो? अरे एक भी काम ये ढंग से नहीं करती है। कल इसने मेरे दुपट्टे पर ढंग से कढ़ाई भी नहीं की थी, इसी वजह से मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही थी। हाँ बेटी तू ठीक कहती है। अरे इसकी आजकल चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, लेकिन देखना इससे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। पूरी रात में मुझे काम पूरा खत्म चाहिए। अगर तूने काम खत्म नहीं किया सुबह खाल उधेड़ दूंगी। माँ मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हर वक्त मैं काम करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना ढंग से खाना देती है और ना ही ढंग से बात करती है। आखिर मेरी गलती क्या है? नैना कपड़े उठाती है और कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। पूरी रात नैना चांद की रोशनी में कढ़ाई का काम करती रही। सुबह होते ही एक आदमी भागते हुए आया। रामेश्वरी बहन, ओ रामेश्वरी बहन, अरे रामेश्वरी बहन जल्दी से बाहर आओ, अरे जल्दी बाहर आओ। रामेश्वरी भागकर बाहर आई। क्या हो गया महेश, आज इतनी सुबह सुबह? अरे तुमने ठकुराइन की साड़ी तैयार की या फिर नहीं की? ठकुराइन कह रही है कि उन्हें पूजा में कल नहीं बल्कि आज ही जाना है। लाओ लाओ जल्दी से साड़ी दे दो। हाँ लगभग तैयार हो ही गई होगी, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम चलो। अरे देखो ज्यादा देर मत करना, ठकुराइन गुस्सा हो जाएंगी और तुम्हें तो पता है उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए। महेश वहाँ से चला जाता है। अब तो साड़ी तैयार हो ही गई होगी, ठकुराइन से ढेर सारे पैसे मिलेंगे, फिर हमारी जिंदगी मजे से कटेगी। मुस्कुराते हुए रामेश्वरी कमरे में गई। कमरे में नैना बेहोश पड़ी थी और साड़ी अधूरी रखी हुई थी। अच्छा तो महारानी ने अभी तक काम पूरा नहीं किया और घोड़े की तरह सो रही है। रुक जा, अभी बताती हूँ। रामेश्वरी पानी उसके मुंह पर डाल देती है। नहीं माँ, ये क्या कर रही हो? कमबख्त, मैंने तुझे बोला था रात में सारा काम खत्म करना था और तू सो रही है। अब ये काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। माँ मैं काम कर ही रही थी, मुझे तेज बुखार था। बुखार में कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। बुखार में अपनी पानी मुझ पर गिरा दिया। अब जाओ, मैं काम पूरा कर दूंगी। मुझे 1 घंटे के अंदर पूरी साड़ी चाहिए। अगर 1 घंटे में काम पूरा नहीं हुआ तो तेरा बुरा हाल करूंगी। इतने में सौम्या वहाँ आ गई। माँ मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, कल महिमा पैसे देने आई थी, शायद पैसे नैना ने रखे होंगे। नैना तुम्हारे पास पैसे हैं ना? हाँ माँ पैसे मेरे पास हैं, बिस्तर के नीचे रखे हैं। सौम्या बिस्तर के नीचे से सारे पैसे निकाल लेती है। माँ अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी, लेकिन गांव से बाहर मत जाना,
और वक्त पर घर लौट आना। ठीक है माँ, मैं तो बस सहेलियों के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ, वक्त पर आ जाऊंगी। सौम्या वहाँ से चली जाती है। नैना ये सब देखती रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बिना कुछ कहे नैना फिर से साड़ी का काम शुरू कर देती है। चलो, जब तक तुम साड़ी का काम खत्म करो तब तक मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रामेश्वरी वहाँ से चली जाती है। मैंने कल सुबह आधी रोटी खाई थी, लेकिन अभी तक माँ ने एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा, और ऊपर से हर वक्त काम के लिए कहती रहती है। मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगी तब तक कुछ खा भी नहीं सकती। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर खाना खा लूंगी। इतना सोचकर नैना जल्दी जल्दी कढ़ाई का काम करने लगती है। कई घंटों की मेहनत के बाद साड़ी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। चलो, बहुत वक्त लगा, लेकिन साड़ी का काम तो पूरा हो गया। अब जल्दी से जाकर कुछ खाना खा लेती हूँ। नैना उठती है और रसोई की तरफ जाती है। वहाँ उसे सिर्फ एक सूखी रोटी दिखाई देती है। न कोई सब्जी होती है, न दाल, न दूध। उस एक रोटी को देखकर नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने इतना काम किया, लेकिन फिर भी खाने के लिए सिर्फ एक रोटी। चलो, ये ही खा लेती हूँ, वरना ये भी माँ मुझे खाने नहीं देंगी। नैना वो रोटी पानी में भिगोकर खाने लगी और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। जैसे ही शाम होती है, नैना भागकर छत पर चली जाती है। अरे, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जैसे ही आसमान में ये चांद निकलता है तो मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना साथ हो, और ये देखने के लिए पता नहीं मैं इतनी बेचैन कैसे हो जाती हूँ। घंटों नैना चांद से बातें करती रहती है और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते नैना पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते ही जाते हैं। फिर एक दिन आधी रात होते ही घर के बाहर एक परछाई दिखती है। तभी सौम्या उठकर बैठ जाती है। मुझे जल्दी से बाहर जाना चाहिए, अभी माँ और नैना दोनों सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। सौम्या घर से बाहर जाती है। हाँ, क्या सौम्या, कितना वक्त लगा दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, अभी तुम क्यों आए हो? अगर माँ को पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चले जाओ यहाँ से। क्या? नहीं 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 नहीं, बस बहुत हो गया, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम चलो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे कुछ दिनों का वक्त दो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। अरे पर अब ज्यादा बातें मत करो और चले जाओ, कोई देख लेगा हमें। विष्णु वहाँ से जाने लगता है। अरे हाँ, मैं एक बात तो कहना ही भूल गया। ओहो, मुझे अभी जाकर सौम्या से कहना होगा। हैं? ये क्या? ये तो घर के अंदर भी चली गई। चलो, मुझे अंदर जाकर बात करनी होगी। विष्णु घर के अंदर आ जाता है। अरे, यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं। ये सौम्या का कमरा कौन सा है पता नहीं। गलती से विष्णु नैना के कमरे में चला जाता है। अरे, ये क्या? ये तो मैं नैना के कमरे में आ गया। ओहो, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अब जैसे ही विष्णु बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी रामेश्वरी आ जाती है। ये क्या कर्मजली कहीं की, तू किस लड़के को अपने कमरे में रखे हुए है? तुझे शर्म नहीं आती? अब नहीं 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 नहीं, देखिए, मैं इसके पास नहीं आया था, मुझसे गलती हो गई। मैं गलती से यहाँ आ गया था। मैं इसे नहीं जानती, ये कौन है? मैं इसे नहीं पहचानती। तू इसे नहीं पहचानती, इसलिए आधी रात को ये तुम्हारे कमरे में है। इतने में ही सौम्या भाग कर आती है। क्या हो गया माँ? सौम्या जैसे ही विष्णु को देखती है, घबरा जाती है। माँ, इसे तो मैं भी नहीं जानती। नैना यही करती होगी, हर रात छत पर जाकर वो चांद से बातें करने के बहाने मुझे तो लगता है इसी से रोज बात करती होगी। नहीं माँ, भगवान के लिए मेरी बात पर यकीन करो, मैं इसे नहीं जानती। ये कौन है? ये सौम्या मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? अब इसकी माँ इस बेचारी के साथ फिर अत्याचार करेगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तू यहाँ से चला जा और आइंदा फिर कभी मेरे घर मत आना। विष्णु डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। माँ, इसे भी सबक सिखा दो, इसकी वजह से आज हमारा खानदान का नाम मिट्टी में मिलने वाला था। माँ, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ।
नैना रोते हुए गिर जाती है, लेकिन रामेश्वरी और सौम्या मिलकर नैना को बुरी तरह से मारते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। निकल जा मेरे घर से, रात भर बाहर रहेगी ठंड में, तब तेरा सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कौन था। रामेश्वरी उसे घर के बाहर धक्का दे देती है। रात भर अब यहीं रहेगी। माफ कर देना बहन, पर क्या करूं? अगर माँ को पता चल जाता कि वो मुझसे मिलने आया था तो जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा होता, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रामेश्वरी और सौम्या वहाँ से चली जाती हैं। वहीं नैना पूरी रात बैठकर रोती रहती है। तभी विष्णु आता है और नैना के सामने खड़ा हो जाता है। अब देखो 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 देखो, माफ कर दो नैना, मुझे तुम्हारे कमरे में नहीं जाना था। मैं सही बता रहा हूँ, कसम से मैं गलती से चला गया। देखो, मैं तो सौम्या से प्यार करता था और सौम्या ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, मुझे सच में नहीं पता। खामखा इसकी सजा तुम्हें मिल गई। कोई बात नहीं, इसकी तो मुझे आदत सी हो गई है। हर बार गलती सौम्या करती है और मुझे उसकी गलती की सजा मिलती है। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, तुम चली जाओ। ये देखकर विष्णु की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। माँ, तुम तो देख रही हो ना, मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो कभी कुछ नहीं किया और मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। नैना की आंखों से आंसू गिरते ही हैं कि तभी अचानक से चांद में उसे अपनी माँ की परछाई दिखाई पड़ती है। क्या मैंने जो देखा वो सच था? माँ का मुझे चेहरा दिखाई पड़ा, वो भी चांद में। ये क्या हो रहा है? मुझे सच में भ्रम होने लगा है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ये पागलों की तरह क्यों हर वक्त चांद से बातें करती रहती हूँ। नैना परेशान होकर पूरी रात बिताती है। अगली सुबह होते ही रामेश्वरी घर से बाहर निकलती है। अरे ओ कमबख्त, क्या कर रही है? जल्दी जा और कढ़ाई के कपड़े फटाफट पूरे कर। ठकुराइन का जो एक कपड़ा बचा है मैं वो देकर आती हूँ। रामेश्वरी वहाँ से चली जाती है और नैना रोते हुए घर के अंदर जाती है और कढ़ाई करने बैठ जाती है कि तभी एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। हाँ माँ, क्यों नहीं, रुको मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नैना एक गिलास पानी लेकर बूढ़ी औरत को देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया। मेरी तकलीफ इस जन्म में कभी दूर नहीं होने वाली है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आखिर तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था और तुम्हारा उस चांद के साथ कैसा रिश्ता है। आपको कैसे पता कि मैं चांद को हर रात देखती हूँ? खाना भूल सकती हूँ पर चांद को देखना नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, जितना तुम भी नहीं जानती हो। तुम आज रात सिर्फ रात के तीसरे पहर में चांद को देखना, तुम्हें वो सच्चाई दिख जाएगी जो तुम्हारी आंखों में इतने दिनों तक ओझल थी। बूढ़ी औरत रहस्यमयी तरह से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसा क्या आज रात होने वाला है जो इतने दिनों में नहीं हुआ? मुझे रात का बहुत बेसब्री से इंतजार है। फिर रात होते ही नैना छत पर जाती है और बेसब्री से चांद का इंतजार करने लगती है कि उतने में ही चांद पूरी तरह से बादलों में छुप जाता है। ये चांद बादलों में क्यों छुप गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे चांद को देखना है। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उसके बाद चांद बाहर निकलता है। तभी उसके अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। ये क्या माँ, तुम चांद के अंदर और तुम मुझसे बातें कैसे कर सकती हो? क्योंकि मेरी रूह चांद के अंदर कैद है बेटी, और मैं चांद में रहकर ही तुम्हें हर रात देखती हूँ और तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। माँ, मुझे भी तुम्हारे पास आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं बेटी, तुम यहाँ नहीं आओगी। तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया उसका बदला तुम्हें लेना है। ऐसा क्या किया इन लोगों ने? माँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ नहीं पता है। सुनो, ये उस वक्त की बात है जब तुम मेरे पेट में थी। अरे सुजाता, मैं
दूसरे गांव जा रहा हूँ काम से, आने में 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो तुम अपना ध्यान रखना। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मेरा अभी 9वां महीना चल रहा है और इस हालत में आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? ओहो, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, बस कुछ वक्त मुझे दो ना भाई। अगर काम नहीं होता तो मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता, समझो। लखन वहां से निकल पड़ता है और दूसरे गांव पहुंचता है। इतने दिन हो गए, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो? अरे तुम तो जानती हो कि मेरी पहली पत्नी है और मैं उसे ज्यादा वक्त देता हूँ और तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पाता। देखो, हम दोनों ने भी शादी की है और अब तुम्हें मुझे अपने पास रखना होगा और अपनी पहली पत्नी को छोड़ना होगा। देखो, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या? तुम्हारा कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। तुम घर घर जाके भीख मांगती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे लिए सहारा दे दूं। इसीलिए मैंने तुमसे विवाह कर लिया, क्योंकि लोगों को भी जवाब देना था ना। अब मैं तो दूसरे गांव का हूँ, यहाँ के लोगों को थोड़ी पता है कि दूसरे गांव में भी मेरी पत्नी है। देखो, मैं भी गर्भवती हूँ और कुछ दिनों में मेरे भी बच्चे होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दो और फिर मेरे पास आ जाओ। अरे रामेश्वरी, तुम समझने को तैयार क्यों नहीं हो? अरे भाई, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपनी पहली पत्नी को, जिससे मैं दिल से प्रेम करता हूँ, नहीं छोड़ सकता उसको। तुमसे विवाह के पहले ही मैंने कहा था, उस समय तुमको कोई ऐतराज नहीं था। आज तुमको हर बात में टांग अड़ाना है। वहां क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, ये वो। नहीं तो। लखन वहां से वापस चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं और रामेश्वरी परेशान हो जाती है। नहीं, इस इंसान ने मुझे 4 साल से लटका कर रखा है। मेरी बेटी भी अब 4 साल की हो गई है। अभी तक ना इसने उस औरत को छोड़ा और ना ही मुझे अपने घर लेकर गया। लेकिन अब मैं किसी भी तरह उस औरत को अपने रास्ते से हटा दूंगी। कितनी मुश्किलों से मैंने इसे अपने जाल में फंसाकर शादी की थी कि इसकी सारी धन दौलत अपने कब्जे में करके रानी बनकर राज कर सकूं। लेकिन इसने मुझे अभी तक भिखारन ही बनाकर इस झोपड़ी में रखा है। मैं आज ही उस गांव जाऊंगी। रामेश्वरी अपनी 4 साल की बेटी सौम्या को लेकर निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो सुजाता के घर के पास पहुंची। देखो तो, कितनी बड़ी हवेली है। अगर ये आदमी मुझे यहाँ ले आता तो आज ये हवेली मेरी होती। मैं इसी के बगल वाली झोपड़ी में रहूंगी और मौका पाते ही उसे रास्ते से हटा दूंगी। रामेश्वरी बगल वाली झोपड़ी में रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन रामेश्वरी सुजाता के पास गई। अरे बहन, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ। कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या तुमसे थोड़ी चीनी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुजाता रसोई से चीनी लाकर रामेश्वरी को दे देती है। रामेश्वरी जैसे ही जाने लगती है तभी उसकी नजर लखन पर पड़ जाती है और लखन उसे देखकर घबरा जाता है। अरे, ये यहाँ कैसे आ गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो चाहता था कि दोनों को अलग अलग रखूं, लेकिन अब दोनों एक ही गांव में पड़ोसन बन गई हैं। हे भगवान, ये घर है घरवाली का, इसके बगल में है बगल वाली का। अब क्या करूं? ये पता नहीं क्या होने वाला है। लखन परेशान हो जाता है और रामेश्वरी वहाँ से चली जाती है। आधी रात होते ही लखन रामेश्वरी के पास आता है। अरे रामेश्वरी, अरे तुम यहाँ क्यों चली आई हो? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? क्या चाहती हो? मर जाऊं मैं, फांसी लगा लूं? क्यों आ गई हो यहाँ पे? हाँ, मैं 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे ले जाओगे, लेकिन अब तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं खुद इस गांव आ गई। लखन परेशान होकर चला गया क्योंकि वो जानता था कि रामेश्वरी की नीयत बदल गई है। जो पहले बस एक सहारा चाहती थी, अब हक चाहती है। नहीं, अब मैंने सोच लिया है, अगर मैं इस आदमी के भरोसे बैठी रही तो मैं और मेरी बेटी पूरी जिंदगी ऐसे ही झोपड़ी में काट देंगे। अब मुझे खुद रास्ता निकालना होगा। फिर रामेश्वरी सुजाता के पास गई। अरे रामेश्वरी, इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे सुजाता बहन,
हम दोनों पड़ोसन हैं, लेकिन कभी ढंग से बैठकर बात ही नहीं की। आज सोच रही थी कि तालाब के किनारे इस चांदनी रात में बैठकर बात करें। पर इतनी रात को मेरी बेटी सो रही है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? अरे मेरी बेटी भी तो सो रही है। दिन भर घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, पति के नखरे, हम औरतों को कभी अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए खुद निकलना पड़ता है। चलो चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दिन भर काम करते करते मुझे भी कभी वक्त नहीं मिलता। चलो चलते हैं। वैसे भी आज चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही है। दोनों बातें करते हुए तालाब के किनारे पहुंची। बैठो, यहीं पर बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। दोनों बैठकर बातें करने लगी। तभी अचानक रामेश्वरी पीछे से सुजाता का गला पकड़ लेती है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरा गला क्यों पकड़ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ लाई हूँ। तुम्हारे पति ने मुझसे शादी की थी और वो मुझसे प्रेम करता है। हम दोनों के दो पति नहीं बल्कि एक ही है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। वो धोखा दे चुका है। मेरी 5 साल की बेटी है और तुम्हारी भी बेटी है। उसने मुझे दिलासा दिया था कि वो मुझे पत्नी बनाकर लाएगा, लेकिन उसके भरोसे अब मैं बैठ नहीं सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मासूम बच्ची का क्या होगा? भगवान के लिए मुझे मत मारो। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी मैं अपनी बेटी को उसके अधिकार से ज्यादा दिनों तक वंचित नहीं रख सकती। रामेश्वरी सुजाता का गला दबा देती है। सुजाता तड़प तड़प कर मर जाती है और उसकी आत्मा चांद में कैद हो जाती है। तब से मेरी रूह इसी चांद में कैद है बेटी। मैं तुम्हें हर वक्त देखती रहती हूँ कि कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर पिताजी कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको नहीं ढूंढा? उसने मुझे मारने के बाद तुम्हारे पिताजी को भी जान से मार दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे प्रेम करते थे और वो शादी उन्होंने एक गरीब की मदद करने के लिए की थी। जब उनको पता लगा कि उसने मुझे मार दिया, तब वो इंसाफ दिलाना चाहते थे, पर रामेश्वरी को पता लग गया। उसने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए बेटी। अब समझ आया, मैं घंटों इस चांद को क्यों देखती थी और चांद से बातें क्यों करती थी। ग्रहण के दिन मैं बेचैन क्यों हो जाती थी। आप इस चांद में कैद हो, इसीलिए हमारा रिश्ता इतना गहरा है। अब मैं उससे बदला जरूर लूंगी। तेज रोशनी फैलती है और चांद से सुजाता ओझल हो जाती है। गुस्से में नैना नीचे आती है। तभी रामेश्वरी सामने खड़ी होती है। देखो नैना, मैं ठकुराइन की 3 साड़ियाँ लाई हूँ। कल तक इन्हें अच्छे से बना देना। मैं ये साड़ियाँ कभी नहीं बनाऊंगी। तुमने मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा और पूरे गांव में मेरी माँ और पिताजी के बारे में क्या जवाब दिया, जरा ये भी बता दो। तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे ये सब कैसे पता चला? मेरी माँ की आत्मा ने बताया, जो चांद में कैद है। अब मैं ये बात पूरे गांव में बताऊंगी। अगर ये जिंदा रही तो मेरा राज खुल जाएगा। मुझे इसे किसी भी तरह खत्म करना होगा। तभी नैना जाने लगती है। रामेश्वरी उसे पकड़ लेती है। कहाँ भाग कर जाएगी? क्या सोचा था मेरे इतने सालों का काम यूं ही बर्बाद कर देगी? ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब तुम यहीं कैद रहोगी और मेरा काम करोगी। मैं तुझे मार भी नहीं सकती, वरना इसी रात मैं तुझे भी दफन कर देती। लेकिन अगर तुझे मार दूंगी तो मेरी आमदनी बंद हो जाएगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रामेश्वरी नैना को घसीटकर घर के अंदर ले जाकर बंद कर देती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मुझे सबको बताना है कि तुमने क्या किया। अब तू कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। जितनी साड़ियाँ दी है सब में काम करेगी। काम नहीं किया तो खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर रामेश्वरी वहाँ से चली गई और दूर खड़ी सौम्या सारी बातें सुन लेती है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र, यानी पिताजी की कातिल मेरी माँ ही है। मैं इतने दिनों से पूछ रही थी, लेकिन उसने कभी सच नहीं बताया। मैं क्या करूं, सच का साथ दूं या माँ का? नहीं, मैं माँ के साथ ही रहूंगी। वही मुझे पैसे देती है, सब कुछ मेरे लिए करती है। अगर वह मरेगी तो ये सब मेरा ही होगा। सौम्या भी वहाँ से चली जाती है।
नैना बंद कमरे में रोती चिल्लाती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नैना खुद से फैसला करती है। नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे गांव वालों को माँ की सच्चाई बतानी है। उसी समय घर के बाहर से मुखिया गुजरता है। नैना उसे खिड़की से देख लेती है। मुखिया जा रहा है, मुझे खिड़की से कुछ फेंकना होगा, तभी वह मुझे देख पाएगा। नैना खिड़की से कपड़े फेंकती है, लेकिन मुखिया देखे बिना आगे बढ़ जाता है। अगले कई दिनों तक नैना रोज खिड़की से कपड़े फेंकती रहती है। फिर एक दिन मुखिया फिर उसी रास्ते से गुजरता है और कपड़ों के ढेर पर उसकी नजर पड़ती है। जैसे ही मुखिया कपड़े उठाने लगता है, ऊपर से फिर कपड़े गिरते हैं। वो ऊपर देखता है, नैना रोती चिल्लाती दिखती है। मुखिया जी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालिए, मेरी माँ ने मुझे कैद कर रखा है। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता और माँ को मार दिया और फिर मुझे कैदी बना कर रखा है। क्या बात कर रही हो सच में? रुको, सुबह होने दो, मैं सारे गांव वालों को लेकर आता हूँ। हाँ। मुखिया चला जाता है। सुबह होते ही वो सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। मुखिया जी, आप और सभी गांव वाले एक साथ यहाँ आए हैं, सब ठीक तो है ना? रामेश्वरी, तुमने नैना को घर में बंद करके क्यों रखा है? चलो उसे बाहर निकालो। मैंने उसे कहीं बंद नहीं किया, वो तो खुद ही दिन भर घर में रहती है और काम करती रहती है। मुझे अच्छी तरह से पता है, रात में मैंने उसे खिड़की से रोते हुए देखा है। चलो जल्दी से उसे बाहर निकालो। ठीक है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। डरते डरते रामेश्वरी नैना के कमरे में जाती है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सीधी बात करना और चुपचाप वापस आ जाना। नैना भागती हुई बाहर आती है। हाँ, बस 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 बस, डरो मत बेटी, सच सच बताओ, हम सब हैं। बोलो बेटा। मेरी माँ की कातिल कोई और नहीं बल्कि ये ही है। इन्होंने मेरी माँ को मार दिया और मेरे पिताजी को भी। क्या सच में रामेश्वरी तुमने ऐसा किया? तुमने तो कहा था कि लखन मर गया है और सारी जमीन तुम्हारे नाम कर गया है। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। इसने मेरी माँ और पिताजी दोनों को मारा है। ओ, तो तुमने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैलाई और हवेली की मालकिन बन बैठी। इतना बड़ा षड्यंत्र किया, सजा सिर्फ इसे क्यों मिलेगी? इसकी बेटी को भी मिलनी चाहिए। उसने भी नैना को बहुत परेशान किया है। मैंने कुछ नहीं किया, माँ को सजा दो, मुझे मत दो। बेटी, ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझे प्यार से पाला। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप नैना की माँ और पिताजी को मार दो। मुझे ये सब पसंद नहीं आया। आपने ऐसा क्यों किया? बस, बहुत हो गया। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती हो। अभी के अभी ये गांव छोड़ो। तुमको यही सजा मिलेगी। तुम फिर से घर घर भीख मांगो। राजमहल की कारावास में रही तो रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अब तुमको रोटी कपड़ा खुद खोजना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो। गांव वाले सौम्या और रामेश्वरी को धक्के मार के गांव से बाहर निकाल देते हैं और दोनों रोते हुए गांव छोड़कर चले जाते हैं। और नैना बेटा, अब से तुम यहीं रहो। कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, मैं सब संभाल लूंगी। नैना हवेली के अंदर जाती है। रात होते ही नैना छत पर जाती है। चांद में उसे उसकी माँ सुजाता दिखाई देती है। मेरी बेटी, तुमने आज मुझे न्याय दिलाया। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। तभी तेज रोशनी फैलती है और सुजाता की छवि धीरे धीरे गायब होने लगती है। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, मुझे आदत हो गई है आपको चांद में देखने की। कैसे जीऊंगी चांद से बातें किए बिना? सुजाता की छवि पूरी तरह से चांद से ओझल हो जाती है और नैना फूट फूट कर रोने लगती है। उसको और उसकी माँ को इंसाफ मिल गया था, परंतु जीवन में एक अधूरापन आ गया था। अब उसको लगने लगा था वो अधूरी हो गई है। चांद के बिना फिर भी वो हर दिन चांद को देखती थी एक आस से।